ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ये कंसेप्ट को समझना काफी आसान हो जाएगा। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ डबल स्लिट, इसको समझने के लिए पहले हम लोग इसके स्कीमेटिक को ड्रॉ करते हैं। ए बी एक प्लेन वेव है जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से आ रही है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। प्लेन वेव क्यों? अगर आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन दोनों स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसमें प्लेन वेव इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए प्लेन वेव चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेन वेव कंसीडर किया है। ए बी एक प्लेन वेव है जो कि एक स्लिट पे इंसिडेंट कर रही है। ओके, ये डबल स्लिट है इसीलिए यहाँ पे दो ओपनिंग्स है। ये स्लिट विड्थ है और ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। ओके, अब ये जो प्लेन वेव है जब स्लिट पे इंसिडेंट करेगी तो इस पोजीशन में जो पर्टिकुलर वेव फ्रंट फॉर्म होगा उसे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। अगर आपको याद होगा फ्रेनेल्स ने जो प्रपोज किया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ म्यूचुअल सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेव फ्रंट, तो हम लोग इसको वही पर्टिकुलर वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे और इस वेव फ्रंट से जितनी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी वही म्यूचुअली सुपर इम्पोज होके हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देगी। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए एक हम लोग स्क्रीन रखेंगे, ठीक है। अब स्क्रीन भी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए स्लिट से, उसको हम लोग कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? तो प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को अचीव करने के लिए हम लोग एक बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और ये कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह रखेंगे ताकि ये जो स्क्रीन है इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन पे हो। अगर ये फोकल प्लेन पे होगी तो उस कंडीशन में जो लाइट जो स्लिट के तरफ से आएगी वो इफेक्टिवली इस स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखेगी। तो ये सेटअप करके हम लोग ने जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का कंडीशन है उसको अचीव कर लिया है। अब सपोज कीजिए कि जो भी लाइट इस वेव फ्रंट से आ रही है नॉर्मल टू द स्लिट, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है रेड डॉटेड लाइन, इसके जो पैरेलल लाइट्स आएंगी वो एक कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेंगी और वो फोकस हो जाएंगी इस पॉइंट सी पे, ठीक है। और कोई अदर लाइट, कोई जो सेकेंडरी वेवलेट जो एंगल थीटा पे मूव करेंगी वो सारी वेवलेट्स पॉइंट क्यू पे फोकस होंगी, ठीक है। तो अब ये थीटा वेरी करते जाएगा और लाइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे फोकस करती जाएगी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं जो सेकेंडरी वेवलेट थीटा एंगल से मूव कर रही है वो पॉइंट क्यू पे आके फोकस होगी। इस पॉइंट को आप फोकस कीजिए और हम लोग ये जो नीचे वाली जो स्लिट है इसके सेंटर पोजीशन को हम लोग ओ बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो वेवलेट आ रही है जो ओ से जस्ट ऊपर से जो आ रही है वेवलेट, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो एक डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट dx है, वहां से आ रही है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को चाहिए पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइट कमिंग फ्रॉम ओ एंड कमिंग फ्रॉम दिस dx। हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट को p मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? हम लोग सिंपली ये जो लाइन है इस पे हम लोग अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट P से आने वाली वेवलेट को पॉइंट N पे कट करेगी, तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो PN होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है छोटी वाली बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यही पोर्शन होगा पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट कमिंग फ्रॉम O एंड वेवलेट कमिंग फ्रॉम P। अब ये तो हो गया पूरा सेटअप। अब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, लाइट एक वेव है तो इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वेव की जनरल फॉर्म होती है
a e to the power I omega t minus kx. What is the disturbance at point Q due to light coming from point O? अब एज्यूम कर लीजिए कि ये a e to the power I omega t minus kx वाला फॉर्म है। अब जब ये लाइट O से निकलेगी, हम लोग ने इसको रिफरेंस लाइट पकड़ लिया है, तो अगर ये लाइट जो O से निकलेगी वो Q पे फॉल करेगी। अब Q एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ स्पेस है। X अगर पर्टिकुलर फिक्स हो गया तो मेरा जो मैथमेटिकली फॉर्म है डिस्टरबेंस का वो रिड्यूस हो जाएगा a e टू द पावर I ओमेगा t। क्यों? क्योंकि e टू द पावर I के x अगर हम लोग x की एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग उसको a में एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स डिस्टरबेंस एट q विल बी a e टू द पावर I ओमेगा t। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स डिस्टरबेंस एट q ड्यू टू लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट p। उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस हमको पता है, ये छोटी वाली लाइन विच इज pn। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? कोई भी वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, अगर वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है 2 पाई। तो अगर वो यूनिट डिस्टेंस मूव करेगी तो उसका फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा 2 पाई बाई लैम्डा। इसीलिए pn डिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस जो इंट्रोड्यूस होगा वो होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू pn। अब pn को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर सपोज कीजिए कि o टू p का जो डिस्टेंस है वो x है और ये एंगल थीटा है, बिकॉज अगर ये वाली एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल भी थीटा ही होगी, इसीलिए ये हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन थीटा। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये अगर एंगल थीटा है और ये अगर डिस्टेंस x है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो x साइन थीटा होगा। देयरफॉर फेज डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन थीटा। अब इसको नाइस वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एज्यूम कर लीजिए कि 2 पाई बाई लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल्स टू l। देयरफॉर फेज डिफरेंस विल बी l इंटू x। ठीक है, अब हमको फेज डिफरेंस मिल गया, तो कॉम्प्लेक्स लाइट डिस्टर्बेंस एट q क्या होगा ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम p। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स लाइट डिस्टर्बेंस एट q ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम o इज a e टू द पावर I ओमेगा t। अब ये रिफरेंस वेव है तो ये जितना प्रोड्यूस करेगा सेकेंड वाला उतना ही प्रोड्यूस करेगा, एक्सेप्ट कि इसके फेज थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फेज को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट P विल बी प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर I ओमेगा t माइनस lx। ये वाली फेज इसमें ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि what will be the complex disturbance due to this diffracting element dx। अब जितना बड़ा ओपनिंग होगा उतना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब जो डिस्टरबेंस एट Q होगा वो इस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट के विड्थ के प्रोपोर्शनल होगा। सो ओवरऑल डिस्टरबेंस एट Q ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम एलिमेंट dx विल बी k। k कोई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान लीजिए a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस lx इंटू dx। अब ये हो गई dx एलिमेंट से, तो पूरे स्लिट से कितना होगा? सपोज कीजिए कि स्लिट विथ a है और ये जो बीच में ओपेक स्पेस है वो b है। देयरफॉर टोटल डिस्टरबेंस एट q ड्यू टू होल स्लिट विल बी, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले o पॉइंट तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अब ये जो स्लिट विथ है वो a है, तो a से नीचे का डिस्टेंस कितना है माइनस a बाई टू और a से ऊपर का डिस्टेंस है यहाँ तक प्लस a बाई टू। तो हम इसको माइनस a बाई टू टू प्लस a बाई टू में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस ये ऊपर वाली स्लिट की भी तो कंट्रीब्यूशन आएगी तो उसको भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब ओ पॉइंट से, वो तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये ऊपर वाली स्लिट की जो लोअर पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है d। क्योंकि अगर a प्लस बी को हम लोग d मानते हैं तो ये पूरा d है और ये माइनस a बाई टू है, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये o पॉइंट से ये लोअर हाफ ऑफ फर्स्ट स्लिट की वो d माइनस a बाई टू होगी। सिमिलरली ओ पॉइंट से एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन की जो वैल्यू होगी d प्लस a बाई टू होगी। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे d माइनस a बाई टू से d प्लस a बाई टू में,
इस पे। तो ये हो गया टोटल डिस्टरबेंस। अब हम लोग को इसी को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, आप एक बार उसको अच्छे से देखिए, ये ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा क्योंकि वो एक्स डिपेंडेंट है ही नहीं। उसके बाद ई टू द पावर माइनस आई एल एक्स डी एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा ई टू द पावर माइनस आई एल एक्स डी एक्स अपॉन माइनस आई एल। तो हम लोग वो इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फॉर्म आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला क्या है, ई टू द पावर माइनस आई एल ए बाई टू माइनस ई टू द पावर आई एल ए बाई टू। अगर आपको साइन आइडेंटिटी पता है तो ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू टू आई साइन थीटा। तो हम लोग उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो इस ये वाले फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टू आई साइन एल ए बाई टू। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई आई कैंसिल हो जाएगा, और जो टू आएगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा टू एल ए अपॉन टू। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम लोग ई टू दी पावर माइनस आई एल डी कॉमन ले लेते हैं तो जो फॉर्म बचेगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो उसको भी हम लोग साइन के फॉर्म में लिख के कॉमन ले लेंगे। देयरफॉर हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ईजी है, यहाँ से यहाँ आप लोग आराम से आ सकते हैं। अब y तो डिस्टरबेंस है, हम लोग को चाहिए इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, जो इमेजिनरी टर्म i है इसको हम लोग इसके अपोजिट साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ y होगा 1 प्लस ई टू द पावर आई एल डी हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k कैपिटल ए स्मॉल ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग आई नॉट बोल देंगे, और ये साइन स्क्वायर एल ए बाई टू डिवाइडेड बाई एल ए बाई टू का होल स्क्वायर आएगा। दिस एल ए बाई टू को हम लोग अल्फा बोलेंगे। तो ये हो गया आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। ई टू द पावर आई ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी 1, तो वो टर्म चला गया, और 1 प्लस ई टू द पावर आई एल डी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ई टू द पावर प्लस आई एल डी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2 प्लस ई टू द पावर आई एल डी प्लस ई टू द पावर माइनस आई एल डी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और आइडेंटिटी यूज करते हैं। ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा होता है 2 कॉस थीटा। तो ये टर्म हमें क्या दे देगा, 2 कॉस एल डी। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस एल डी, और इसको अगर हम लोग एक और फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एल डी बाई टू। तो एक पहले से 2 था और वहां से एक 2 आएगा, तो ओवरऑल हमारे पास आएगा 4 आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और बीटा होगा एल डी बाई टू। ठीक है, और डी क्या है आप लोगों को पता है, डी है ए प्लस बी। ये जो फाइनल फॉर्म आया यही इंटेंसिटी का फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश कीजिए, ये जो टर्म है ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। हम लोग ने सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन के इंटेंसिटी में देखा था कि उसका फॉर्म ऐसा ही है। तो ये जो है ये आ रहा है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अगर आप एक स्लिट को ऑफ कर दो तो जो एक स्लिट से जो वेवलेट्स निकल रही है वो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए ये टर्म अपीयर हो रहा है। और ये जो दूसरा टर्म आ रहा है ये आ रहा है इंटरफेरेंस की वजह से। यहाँ पे हमारे पास तो एक स्लिट है नहीं, हमारे पास 2 स्लिट्स है। तो ये क्या हो रहा है, जो पहले स्लिट से वेव आ रही है और जो दूसरी स्लिट से वेव आ रही है वो लोग इंडिविजुअल के लिए तो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर ही रही है, बट आपस में भी मिल जा रही है और उसके वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न भी क्रिएट कर रही है। ये जो पहला टर्म आ रहा है ये आ रहा है डिफ्रैक्शन के वजह से, और ये जो दूसरा टर्म आ रहा है वो आ रहा है इंटरफेरेंस के वजह से। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी हो गया। अब हम लोग इंटेंसिटी कर्व को समझने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है, एक तो डिफ्रैक्शन की वजह से है, दूसरा इंटरफेरेंस की वजह से।
तो पहले हम लोग डिफ्रैक्शन की वजह से मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर को अल्फा से डेरिवेटिव करके जीरो करेंगे तो हमें जो फॉर्म मिलेगा वो साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो मिलेगा एंड टेन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा मिलेगा। अब ये बता रहा है कि ये दोनों कंडीशन या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है ये नहीं बता रहा है। उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है जिस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन को मिनिमा बोलते हैं, और जिस कंडीशन के लिए नेगेटिव होता है उस कंडीशन को मैक्सिमा बोलते हैं। तो अगर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो इज कंडीशन फॉर मिनिमा। उसी तरह टेन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा जो आएगा वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रही है इसके लिए। मिनिमा कंडीशन को अच्छे से देखते हैं। साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं एम पाई, क्योंकि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सब जीरो होता है। तो इन जनरल अल्फा क्या होगा, एम इंटू पाई। एम कोई भी इंटीजर होगा जो +-1 +-2 डॉट 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 एन, कोई भी इंटीजर होगा। और अल्फा क्या है, अल्फा है LA/2 और L क्या है 2 पाई बाई लैम्डा साइन थीटा। तो अगर आप ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये जो कंडीशन मिलेगा A साइन थीटा इक्वल्स टू M लैम्डा, यही कंडीशन है फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा। हम लोग ओवरऑल इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे, ये आ रहा है डिफ्रैक्शन के वजह से मिनिमा, ठीक है। अब आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, M इक्वल्स टू जीरो तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, जबकि साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो ही होता है। हमने इसलिए नहीं कंसीडर किया कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा है। मैथमेटिकली ये दिख रहा है कि ये कंडीशन फॉर मिनिमा है, बट एक्चुअली वो कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा है। हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए अब मैक्सिमा कंडीशन को देखते हैं अच्छी तरह। मैक्सिमा के लिए क्या है, टेन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते। टेन अल्फा को अगर आप सीरीज में लिखने जाओगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज होगा, तो इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेस्ट वे होता है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू वाई एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, y इक्वल्स टू टेन अल्फा एंड y इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल्स टू y है। अब ये दोनों कर्व को हम लोग एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जो कट पॉइंट होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो प्लॉट करते हैं। ये जो कर्व है ये है टेन अल्फा की कर्व, और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है ये है अल्फा की कर्व। अब ये देखिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक तो कट कर रहा है अल्फा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन हो गया और यही सोल्यूशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा की, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू जीरो इज कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। और दूसरी जगह कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। और ये जो लाइन है ये 3π/2 की लाइन है। इसका मतलब ये जो नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3π/2 है, नॉट एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर आप और ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये कट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5π/2। इसी तरह वो कट करेगा 7π/2। आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतना ही एक्यूरेट होता जा रहा है। सिमिलरली ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी कट करेगा यहाँ पे, तो -3π/2, -5π/2। इस तरह अदर वैल्यूज जो अल्फा है वो आएगा +-3π/2, +-5/2 एटसेट्रा। अब तक हम लोग ने कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा देखा फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब इंटरफेरेंस वाले में देखते हैं। इंटरफेरेंस कंडीशन क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा, और ये स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब कॉस बीटा जीरो होगा, मतलब जब बीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 270 जीरो होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है वही जीरो होता है। इसका मतलब कंडीशन फॉर मिनिमा हुआ बीटा इक्वल्स टू ±2s+1 π/2। एस है यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। अब बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बीटा क्या है, LD/2, और D क्या है, A+B, और L क्या है 2 पाई बाई लैम्डा साइन थीटा।
ठीक है, तो सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये फाइनल फॉर्म आ जाएगा। ये कंडीशन है मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न। ये सारे चीज को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखेंगे, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस बीटा 1 होगा। और 1 कब होगा? जब बीटा विल बी इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, मतलब ये इंटीजर मल्टीपल होगा। तो हम लोग p को क्या लेंगे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एटसेट्रा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बीटा और एल की, तो फाइनली फॉर्म आता है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू पी लैम्डा। अब ये चारों फॉर्मूला आप मार्क करके रखिए। कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर मैक्सिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये चारों को आप मार्क करके रखिए। अब एक बार इंटेंसिटी फॉर्मूला को फिर से देखते हैं। ये टर्म क्यों आया? डिफ्रैक्शन की वजह से। ये टर्म क्यों आया? इंटरफेरेंस की वजह से। अब एक चीज नोट कीजिए, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब कॉस स्क्वायर बीटा अगर मैक्सिमम भी होगा एंड साइमल्टेनियसली अगर ये डिफ्रैक्शन कंडीशन 0 देगा, सो ओवरऑल इंटेंसिटी 0 ही होगी। मैटर नहीं करता कि ये मैक्सिमा है या नहीं। तो यहीं से कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑर्डर आता है। ये कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा था, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पे डिफ्रैक्शन मिनिमा फॉर्म हो रहा है। अब अगर उस टाइम कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम वैल्यू भी देगा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी 0 ही होनी है। तो चलिए दोनों को मिक्स करते हैं। तो ये इंटरफेरेंस मैक्सिमा का कंडीशन है। तो जिस कंडीशन पे ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे, उस कंडीशन में पर्टिकुलर ऑर्डर का इंटरफेरेंस मैक्सिमा गायब हो जाएगा। वो कैसे आएगा आप ये देखिए। सपोज कीजिए कि हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने थीटा वहां पे फिक्स कर दिया। तो उस कंडीशन पे ये दोनों इक्वेशन से आएगा a प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू पी बाई एम। अगर आप इसको सॉल्व करोगे और एज्यूम करो कि b इक्वल्स टू ए है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों स्लिट इज सेम एज स्लिट विड्थ, तो ये इक्वेशन हमें क्या देगा? p इक्वल्स टू 2m। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए m1 होगा। जहां पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होगा एग्जैक्टली उसी कंडीशन पे सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा होगा, क्योंकि p इक्वल्स टू 2 आ रहा है उस केस में, तो वो मिसिंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर m इक्वल्स टू 2 होगा, जहां पे सेकेंड मिनिमा बनेगा ड्यू टू डिफ्रैक्शन, वहां पे फोर्थ मैक्सिमा बनेगा ड्यू टू इंटरफेरेंस, तो वो भी मिस हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 4 6 order of interference maxima are absent, which corresponds to 1 2 3 order of diffraction dark band, ठीक है। अब इसको विजुअली देख के समझते हैं। ये है इंटेंसिटी। तो अगर आप सिर्फ इस टर्म को प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा, और अगर आप सिर्फ इस टर्म को प्लॉट करते हैं तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। बट प्रैक्टिकली हम लोग को ओवरऑल प्लॉट करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, तो एक्सपेरिमेंट में आपको ये वाली ग्राफ दिखेगी, जो रेड वाली लाइन है आपको ये दिखेगी, और उसमें एक पैटर्न होगा। आपको एक इन्वेलप टाइप का दिखेगा। वो जो इन्वेलप है वही डिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है, और इन्वेलप के अंदर में ये जो छोटी छोटी पीक्स एंड वैलीज आ रही है, ये इंटरफेरेंस की वजह से आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज आप काउंट कीजिए, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, ये सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा आनी चाहिए, और वो गायब है। क्यों? क्योंकि ठीक उसी लोकेशन पे फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखिएगा, इस पोजीशन पे मैक्सिमा है, उसी पोजीशन पे मिनिमा है, तो ये वाली एब्सेंट हो गई। तो हमें सेंटर वाला दिखा, पहला दिखा, दूसरा दिखा, तीसरा नहीं दिखा। उसी तरह में चौथा दिखेगा, पांचवा दिखेगा, छठवां नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो p इक्वल्स टू 3m। ए बी का वैल्यू ऐसा चूज किया हुआ है कि तीसरा, छठवा, नौवा इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये कर्व दिखेगा, जिसमें आपको पहले बहुत ब्राइट रीजन दिखेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट,
फिर डार्क, फिर ब्राइट। ये जो इन्वेलप के अंदर वाली लाइन है वही आपको दिखेगी, बट आप वहाँ पे क्लियरली इन्वेलप को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग नोटिस किया कि थर्ड ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिसिंग है। आशा करते हैं कि ये सारे डिस्कशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। सी यू, थैंक यू।